मेरा एक छोटा सा सपना था कि शहर जाकर एक अच्छी सी जॉब ढूंढकर वहीं सेटल हो जाऊंगा। मगर यहाँ शहर आकर पता चला कि सपने नींद में ही अच्छे लगते हैं। शहर में ना तो नौकरी मिल रही थी और ना ही रहने का कोई ठिकाना। हालांकि एक दो दिन के लिए मैं अपने दोस्तों के घर में भी रुका था, मगर रोज रोज उनके घर में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर खाना खा खाकर घर से लाए हुए मेरे सारे पैसे भी खत्म होने वाले थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, मगर तभी भगवान ने अपना करिश्मा दिखाया और मुझे एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। हालांकि मैं इस काम के लिए शहर नहीं आया था, मगर पेट पालने के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो चाहिए ही था। इसलिए मैं ये काम करने के लिए राजी हो गया। काम ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस मुझे रात भर जागना था। ड्यूटी पर वो मेरी पहली रात थी। मुझे उस जगह पर रखा गया था जहां फैक्ट्री के पुराने मशीनों का मलबा पड़ा हुआ था, यानी फैक्ट्री के पीछे की तरफ। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी। हालांकि इतनी बड़ी जगह में मैं अकेला वॉचमैन नहीं था, एक उम्रदराज आदमी भी था, मगर वो फैक्ट्री के गेट पर बैठा हुआ था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, फैक्ट्री में वर्कर्स अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। कुछ ही घंटों में आलम यह था कि फैक्ट्री पूरी तरह से खाली हो गई। अब ना तो फैक्ट्री में कोई वर्कर था और ना ही कोई मशीन चल रही थी, जिस वजह से आसपास का माहौल पूरी तरह से खामोशी में डूब चुका था। ऊपर से वो फैक्ट्री जिस जगह पर थी वहां आसपास कोई घर भी नहीं था। खैर, एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर मैं चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। रात हर पल और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। कहीं ना कहीं उस वीराने में खुद को अकेला पाकर मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मैं अपनी जिंदगी में पहली बार कर रहा था। मैंने सोचा वैसे भी कल सुबह तक मुझे बैठा ही रहना है, तो क्यों ना थोड़ी नींद पूरी कर ली जाए। यही सोचकर मैं अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैंने आंख बंद किया ही था कि तभी मेरे कानों में एक तेज आवाज आई, जैसे कोई लोहे की चीज धड़ाम से जमीन पर गिरी हो। मैं हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया और टॉर्च घुमा घुमाकर इधर उधर देखने लगा, मगर वहां सब कुछ सामान्य था। मुझे ऐसी कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद मलबे में से ही कुछ गिरा होगा और मैं वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब मेरी नींद उड़ चुकी थी। पता नहीं क्यों, मगर मुझे अंदर से घबराहट महसूस हो रही थी। अभी मैं कुर्सी पर बैठकर अपनी तेज सांसों को सामान्य कर ही रहा था कि तभी फिर से एक बार तेज आवाज के चलते मैं चौंक गया, मगर इस बार आवाज किसी चीज के गिरने की नहीं, बल्कि किसी इंसान के चीखने की थी। मैंने तुरंत अपना टॉर्च जलाया और कुर्सी से उठकर चारों तरफ देखने लगा, मगर मुझे मेरे अलावा वहां आसपास ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही इंसान की कोई जात। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहा था। लिहाजा मैं भागकर सीधे दूसरे वॉचमैन के पास, यानी फैक्ट्री के मेन गेट के पास गया, तो पाया कि दूसरा वॉचमैन अपनी कुर्सी पर बैठकर झपकियां ले रहा है। मैंने पास जाकर उस वॉचमैन को जगाया और सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस वॉचमैन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह तुम्हारा वहम होगा। इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो, जाओ अपनी जगह पर।
दूसरे वॉचमैन के मुंह से ये सुनकर जहां मुझे हिम्मत मिलनी चाहिए वहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो, जिससे मेरा डर और भी बढ़ गया। खैर, डरते डरते मैं वापस चलते हुए अपनी पोजीशन पर जाने लगा, क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और फोन निकालकर चलाने लगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज थी जिससे मेरा डर कम हो सकता था। अभी मैं फोन चलाकर टाइम पास कर ही रहा था कि तभी फिर से मुझे किसी आदमी के चीखने की आवाज आने लगी, मगर इस बार आवाज सुनकर मैं डरा नहीं, बल्कि मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए कि ये आवाज असल में आ कहां से रही है। लिहाजा मैं अपनी कुर्सी से उठा और टॉर्च जलाकर उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो आवाज मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थी कि पता नहीं चल रहा था आवाज कहां से आ रही है। लेकिन फिर भी मैं ध्यान से उस आवाज के जरिए को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते मैं अब उस जगह पर आ गया था जहां बड़ी मशीनों का मलबा पड़ा हुआ था। तभी मेरी नज़र एक आदमी पर गई जो कि एक बड़े से लोहे के मलबे के नीचे दबा हुआ था, और वही आदमी जोर जोर से चीख रहा था। मैं दौड़कर उस आदमी के पास गया और उस बड़े से लोहे को हटाने की कोशिश करने लगा, मगर वो लोहा इतना भारी और वजनदार था कि मुझ अकेले के लिए उसे उठाना तो दूर हिलाना भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा मैंने उस आदमी से कहा, तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर मैं दौड़ते हुए दूसरे वॉचमैन के पास गया और उसे सारी बात बताई, मगर पता नहीं क्यों दूसरा वॉचमैन मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। लेकिन उससे बहुत विनती करने के बाद वो मान गया और मेरे साथ चलने लगा। चलते चलते जब मैं उस बड़े से मलबे के पास पहुंचा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि अब उस मलबे के नीचे कोई नहीं था। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी दूसरे वॉचमैन ने कहा, देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है लगता है। एक काम करो, तुम सो जाओ, खामोखा मुझे भी परेशान कर दिया। इतना कहकर वो दूसरा वॉचमैन वहां से चला गया। मुझे भी अब लगने लगा था कि शायद मेरी तबीयत ही खराब है, मगर कहीं ना कहीं उस आदमी का चेहरा मेरे जहन में घूम रहा था। खैर, मैं फिर से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब मेरा सिर दुखने लगा था। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि अगर कल भी ऐसा हुआ तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी फिर से मुझे किसी आदमी के बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। अब मैं तंग आ चुका था, इसलिए कुछ देर तक तो मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया, मगर मैं ज्यादा देर तक ऐसा कर नहीं पाया और फिर से चलते हुए उसी तरफ जाने लगा जहां मैंने मलबे के नीचे आदमी देखा था। उस जगह पर पहुंचकर मैंने देखा कि वो आदमी सच में उसी मलबे के नीचे दबा है, मगर अब उसका चेहरा इतना खौफनाक हो गया था कि उसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। तभी वो आदमी एक डरावनी सी मुस्कुराहट लिए मेरी ओर पलटा और अपने शरीर को झटका देने लगा, जैसे वो उस मलबे के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। और अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी हो गया। वो मलबे के नीचे से निकला तो सही, मगर उस आदमी का आधा शरीर ही नहीं था, उसके दोनों पैर गायब थे। वो आदमी जमीन पर रेंगते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहा था। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है,
बल्कि ये कुछ और ही है, और अगर मैं यहाँ रुका तो मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने वहां से दौड़ लगा दी और भागते हुए दूसरे वॉचमैन के पास पहुंचा। पूरी रात मैंने उस वॉचमैन के पास में ही कटा दी। बाद में मुझे पता चला कि आज से कुछ महीनों पहले बड़े बड़े मशीनों का मलबा फेंकते समय उस आदमी के लापरवाही के चलते वो एक बड़े से मलबे के नीचे दब गया, जिससे उसके दोनों पैर कटकर अलग हो गए और दर्द के मारे उसकी वहीं पर मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। उसकी आत्मा को बहुत से लोगों ने देखा है। ये सब सुनकर मैंने उसी वक्त वो नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तब घड़ी में रात के 8 बज रहे थे, जब हम सारे दोस्त हमेशा की तरह ही पंडित कृष्ण कुमार जी के घर में कहानी सुनने आए हुए थे। कृष्ण कुमार जी हमारे गांव के इकलौते पंडित हैं। गांव में कोई भी शुभ काम पंडित जी के बगैर होता ही नहीं था। पंडित जी की कहानियां इतनी मजेदार होती थीं कि हम सारे दोस्त कई कई घंटे उनके घर में कहानियां सुनते रहते थे। उस रात भी पंडित जी ने कहानी बताना शुरू किया। सुनो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को अपने साथ घटी एक भूत की कहानी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना, और हाँ, याद है ना, बीच में किसी को भी कुछ बोलना नहीं है। इतना कहकर पंडित कृष्ण कुमार जी ने वो कहानी शुरू की, जिसे मैं आज तक अपनी जिंदगी में भूल नहीं सका। बात आज से तकरीबन 25 साल पुरानी है। तब मैं यानी पंडित कृष्ण कुमार जी जवान हुआ करते थे। बदन में एक अलग ही ऊर्जा थी। उन दिनों शादियों का लगन चल रहा था। दिन में 2-3 शादियां तो मैं आराम से निपटा ही लेता था, और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा, क्योंकि शादियां सिर्फ हमारे ही गांव में नहीं बल्कि अगल बगल के गांवों में भी लगातार होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन मुझे हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक जमींदार साहब की बेटी की शादी में जाना था। हालांकि वो गांव हमारे यहाँ से काफी दूर था, मगर उस गांव के जमींदार साहब से मेरी अच्छी जान पहचान थी और उनकी ये खास इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी मैं ही करवाऊं। तो मैं किस मुंह से मना करता, लिहाजा मुझे वहां जाना ही पड़ा। रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक सारे बाराती पहुंचे, जिसके बाद मेरा काम शुरू हुआ और आधा 1 घंटा में निपट भी गया। दक्षिणा देने के साथ ही साथ जमींदार साहब ने मुझसे बहुत गुजारिश की कि मैं खाना खाकर जाऊं, मगर पहले से ही इतनी रात हो चुकी थी और अगर मैं खाना खाने बैठता तो और भी रात हो जाती। हालांकि जमींदार साहब तो मुझे उनके यहाँ रुकने के लिए भी बोल रहे थे, मगर मैं नहीं माना। नई नई शादी हुई थी, बीवी घर पर अकेली थी। ऐसे में अगर मैं वहां रुक जाता तो अच्छा नहीं रहता। जमींदार साहब के बहुत जिद करने पर मैंने उन्हें खाना बांधने के लिए बोल दिया कि घर पर खा लूंगा, जिसके बाद जमींदार साहब ने फटाफट मेरा खाना बंधवा दिया और मैं खाना लेकर चल पड़ा अपने घर की ओर। रात काफी हो चुकी थी। गांव के उस कच्चे रास्ते पर जिस पर फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा था, उस पर कोई इंसान तो क्या, जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर मुझे काफी डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे पास दक्षिणा के काफी सारे पैसे थे। इसलिए मैं तेजी से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। चांद की रोशनी में पूरा रास्ता दिन की तरह चमक रहा था। हालांकि उतना साफ तो नहीं था, मगर रास्ते पर चल पाऊं इतना दिख रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे कदमों के साथ ही साथ मुझे किसी और के
कदमों की आवाज आने लगी। मेरे आगे तो कोई नहीं था। इसका मतलब साफ था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक काली सी परछाई जो कि किसी आदमी की थी वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। एक बार के लिए सर से लेकर पैर तक मेरा पूरा शरीर कांप गया, मगर फिर मैंने सोचा शायद यहीं का कोई आदमी होगा, मेरी तरह कहीं जा रहा होगा। इतना सोचकर मैं कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा हो गया कि पहले उस आदमी को जाने देता हूं। मगर जैसे ही मैं रुका कि वो आदमी यानी वो काली सी परछाई भी एकदम से वहीं पर रुक गई। मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ गया। मेरे रुकने पर वो आदमी रुका क्यों, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। खैर, मैंने वापस से आगे बढ़ना शुरू किया तो मेरी देखा देखी उस परछाई ने भी चलना शुरू कर दिया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है, मगर मैं उस वक्त ये भी जानता था कि मेरा एक गलत कदम मुझे मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहा और सही मौके का इंतजार करने लगा ताकि मैं वहां से 9-2-11 हो सकूं। अभी भी उस आवाज को मैं पीछे से साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। तभी आगे चलते चलते मैंने धीरे से कहा, देखो, तुम जानते नहीं हो मुझे। मैं जमींदार साहब का खास आदमी हूं। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो सोच लो। मगर इस पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया और ना ही चलने की आवाज आनी बंद हुई। मैं एक दफा फिर पीछे पलटा तो पाया कि मेरे पीछे एक नहीं बल्कि अब 2 लोग आ रहे हैं। वो दोनों बहुत ही अजीब तरह से चलते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहे थे। अब मुझे सच में घबराहट होने लगी थी। मुझे अब कोई चारा नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से मैंने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। मैं दौड़ रहा था और बार बार पीछे पलटकर भी देख रहा था तो पाया कि अब धीरे धीरे पीछे काफी सारे लोग जमा हो जा रहे हैं। मगर मैं रुका नहीं, मैं तेजी से भागता रहा। अभी मैं बहुत ही तेजी से रास्ते पर दौड़ ही रहा था कि तभी अचानक मैं किसी आदमी से जोर से टकराया और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। इससे पहले कि मैं खुद संभलते हुए उठता, उस आदमी ने मुझे तुरंत सहारा देकर उठाया और मुझे उठाकर कहीं ले जाने लगा, जिस पर मैंने कहा, कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इस पर वो आदमी बोला, अगर उन लोगों से बचना है तो मेरे साथ चलो। उस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए, जिस वजह से मैं उस आदमी की बात सुनकर उसके साथ साथ चलता रहा। वो आदमी मुझे रास्ते के किनारे जंगलों की तरफ ले जाने लगा। वो सारे लोग अब मेरे पीछे नहीं आ रहे थे। तभी मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, वो लोग कौन थे और मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? इस पर उस आदमी ने कहा, आप खाना ले जा रहे हैं ना, इसलिए वो लोग आपका पीछा कर रहे थे। इस पर मैंने कहा, खाने के लिए पीछा कर रहे थे? पर वो लोग थे कौन? इस पर उस आदमी ने कहा, वो लोग इंसान नहीं थे, उन्हें इंसान समझने की गलती मत करिएगा। वो लोग प्रेत है, प्रेत। उनका यही काम है, लोगों का पीछा करना और मौका पाते ही उन्हें मौत के घाट उतार देना। ये सब सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई। डर के मारे मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मगर तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया कि आखिर इस आदमी को इतना सब कुछ कैसे मालूम है। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और उस आदमी से पूछा, भाई साहब, पर आपको इतना सब कुछ कैसे मालूम है? इस पर उस आदमी ने बताना शुरू किया। बात आज से तकरीबन
2 साल पुरानी है। मैं इसी रास्ते से देर रात अपने काम से घर लौट रहा था। तब मैं भूत प्रेत इन सारी चीजों पर यकीन नहीं करता था। तभी अचानक वही सारे प्रेत मेरा पीछा करने लगे। पहले तो मुझे लगा शायद वो लोग इंसान हैं, पर जब तक पता चला कि वो लोग प्रेत हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं उन लोगों के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका था और फिर उन लोगों ने मुझे जान से मार डाला। उस आदमी की पूरी बात सुनकर मैं यानी पंडित जी डर के मारे कांपने लगा। मैंने एक नजर उस आदमी के पैरों की तरफ देखा तो सही में उस आदमी के दोनों पैर उल्टे थे। डर के मारे अभी मैं वहां से भागने जा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, डरो मत, मैं उन प्रेतों की तरह नहीं हूं, और अगर अभी तुम वापस उस रास्ते पर गए तो मारे जाओगे, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम दोनों जंगल के रास्ते पर ही चलते रहे। कुछ देर आगे जाने के बाद उस आदमी ने मुझे पूरा रास्ता समझा दिया। फिर मैं वहां से सीधे अपने घर आ गया। घर पर मैंने ये बात सबको बताई, मगर किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। बाद में जब मैंने इस घटना का जिक्र गांव के बाकी लोगों से किया तो सबने कहा कि वो रास्ता प्रेत वादित है और शाम हो जाने के बाद उस रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं। उस दिन के बाद से मैं आज तक कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। चलो बच्चों, जाओ घर जाओ, अब काफी रात हो गई है। पंडित जी की कहानी सुनकर उस रात मैं भी काफी ज्यादा डर गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।